तो दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग यूपी पीसीएल TG2 के पेपर को सॉल्व करेंगे। ये पेपर 3 नवंबर 2023 फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक व शेयर भी करें। तो चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 136 के आगे से हम लोग शुरू करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 136। यदि यदि R एक ऐसे तार के प्रतिरोध का मान है जिसकी लंबाई L अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया A है और तापमान T है, तो इसमें से गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें ये पूछा जा रहा है गलत, यानी कि यह निगेटिव का आंसर है। इसमें हमें गलत को सेलेक्ट करना है। तो देखिए इसमें सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है, हमें सबसे पहले इसके फार्मूले लिख लेते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू होता है रो L अपान ए। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग देखिए कौन कौन से ये सही लग रहे हैं, इसको पहले हम निकाल लेते हैं। R प्रोपोर्शनल रो है, लेकिन ये नहीं है, रो की वैल्यू नहीं दिया। R प्रोपोर्शनल L, R इसमें देखिए R L के समानुपाती है। इस फार्मूले के अनुसार ये सही है, हमें गलत को चुनना है। अब देखिए R प्रोपोर्शनल T के समानुपाती, ये भी सही है। ऐसा कैसे? अब देखिए ये जो तार दिया गया है, यहाँ देखिए तार लिखा हुआ है। अगर हम और अंदर डिटेल में जाएंगे तो तार का पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर इन दोनों नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे वैसे वैसे R की वैल्यू बढ़ती जाएगी। इसमें हम ये कह सकते हैं R प्रोपोर्शनल T, जैसे जैसे T की वैल्यू इंक्रीज करेंगे R की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ये भी सही है, इसको हमें नहीं चुनना है। R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल A। अब देखिए R जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये भी सही है। इस फार्मूले में ही ये, इसको हम यहाँ यहीं से देख सकते हैं। ये देखिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल में है, तो ये भी सही है। तो इसमें हमें गलत को चुनना है, इसलिए R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L, इसमें दिया है R इन्वर्सली प्रोपोर्शनल L, यानी कि पहला ही गलत है। इसलिए इसमें सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 137। स्टेडियम लाइटिंग में किस लैंप का प्रयोग किया जाता है? देखिए जो स्टेडियम लाइटिंग के लिए जो प्रयोग करते हैं, इसमें मेटल हैलाइड, इसको हम डायरेक्ट इसको याद करना है, यही बेस्ट तरीका है। तो इसमें जो सही ऑप्शन होगा सी वाला सही है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 138 में किस प्रकार के वाइंडिंग में समकारक वलय इक्वलाइजर रिंग की आवश्यकता होती है? देखिए इक्वलाइजर रिंग क्या होती है, यह है जिसमें हाई करंट फ्लो होता है, तो उसमें जो है कम्यूटेटर के पास में लगाया जाता है। तो इससे क्या है कि करंट की वैल्यू हाई होने की वजह से उसको करंट को डिस्ट्रीब्यूट करके, ताकि किसी एक वाइंडिंग पर एक्स्ट्रा लोड न पड़े। तो यानी कि उसको जो है लोड को, करंट को इस तरीके कर देता है ताकि हर लोड का जो है डिस्ट्रीब्यूट होकर के एक जगह पे लोड पड़े और सही डिस्ट्रीब्यूट रहे। इसलिए यह जो है हाई करंट के लिए लैप वाइंडिंग डिजाइन किया जाता है। तो इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए वाला। और जो वेव वाइंडिंग होता है ये हाई वोल्टेज के लिए होता है। ये हाई वोल्टेज यानी कि वोल्टेज के लिए, हाई वोल्टेज के लिए डिजाइन किया जाता है। लेकिन इसमें देखेंगे हाई करंट के बेस पर डिजाइन किया जाता है। इसलिए ये कह सकते हैं करंट जहाँ पर ज़्यादा वैल्यू है ऐसे जगह पे इसमें इक्वलाइजर रिंग की जरूरत पड़ती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 139 में देखिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग ट्रांसफार्मर रेटिंग निर्दिष्ट करने में किया जाता है? ट्रांसफार्मर की रेटिंग जो होती है केवीए में होता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन सीधे हम डायरेक्ट इसमें केवीए की रेटिंग होती है। और अगर मान लीजिए ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर की केवीए होता है, मोटर की एचपी या किलोवाट में डिजाइन किया जाता है। तो जैसा ये इसका पूछता है इसके अकॉर्डिंग हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हो गया इसका सही ऑप्शन, ये सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 140 में एस्बेस्टॉस की परावैद्युत सामर्थ्य क्या होती है?
एस्बेस्टॉस की प्राविद्युत सामर्थ्य होती है, ये इसमें सही ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 3 से 4.5 किलो वोल्ट पर एमएम इसके डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हम बोल सकते हैं। ये हो गया। चलिए अगला अगला क्वेश्चन क्या है, अगला 141 141 में लोड पर ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता की शर्त क्या होती है। देखिए जब लोड हम जैसे ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर अगर जीरो लोड पर है तो उसमें जो कोर लॉसेज होता है, ये कोर लॉसेज जितना जीरो लोड पर होगा उतना ही फुल लोड पर होता है, यानी कि जो कोर लॉस होता है इस लॉसेज को हम बोल सकते हैं कांस्टेंट लॉस। इसको क्या बोलेंगे, कांस्टेंट लॉस। लेकिन जो कॉपर हानि होती है, कॉपर लॉस जो है अलग अलग लोड पर अलग अलग होता है। तो यहाँ पर अधिकतम दक्षता की कंडीशन पूछ रहा है, तो इसको कुल मिलाकर ट्रांसफार्मर का हम लोड बढ़ाते जाएंगे ट्रांसफार्मर में जिससे कॉपर लॉस इसको हम पीसीयू बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू इंक्रीज, यानी कि यह लोड के अकॉर्डिंग इंक्रीज डिक्रीज होता रहेगा। अगर जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस पीआई, आयरन लॉस कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन में ट्रांसफार्मर की अधिकतम दक्षता होती है। तो जीरो लोड पर ये कह सकते हैं बहुत कम होगी, यानी कि ये कह सकते हैं जीरो के आसपास में ही ये कॉपर लॉस होगा। लेकिन जब ये कह सकते हैं फुल लोड जब होता है तो उसमें कॉपर लॉस जो है ये बढ़ता जाएगा, और फुल लोड से जब ओवरलोड करेंगे तो यानी कि कॉपर लॉस आयरन लॉस से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो हमें इस कंडीशन में ले जाना है जहाँ पर कॉपर लॉस और आयरन लॉस दोनों इक्वल होंगे, ऐसे कंडीशन में हमें अधिकतम या मैक्सिमम इफिशियंसी ट्रांसफार्मर की मिल जाती है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 142 में देखिए क्या है। 142 में क्वेश्चन में दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। अब देखेंगे आई की वैल्यू कहाँ डिनोट कर रहा है, यहाँ पर है। तो इसको देखिए अगर हम और बड़ा करते हैं तो यहाँ पर देखेंगे वन डायरेक्शन में। अब देखेंगे करंट की वैल्यू कितनी आ रही है। अब हम किसी एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, किस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में ये करंट पूछा जा रहा है, दूसरी डायरेक्शन में हम चलेंगे, हम आर और वी की वैल्यू निकाल लेंगे टोटल, तो उसमें हम डिवाइड कर देंगे तो आई की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम क्लॉकवाइज में हम इसको मान लेते हैं। अगर हम मान लीजिए यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, अब देखें माइनस से निकल रहा है, यानी कि हम -5 वोल्ट रख देते हैं। वोल्टेज वैल्यू पहले हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं। अब यहाँ पर प्लस से निकल रहा है तो यहाँ पर हम +4 कर दे रहे हैं। फिर यहाँ पर जो है इसी डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज में ही, अब यहाँ देखेंगे प्लस से बाहर निकल रहा है इसलिए +3 वोल्ट। अब यहाँ पर फिर जो है माइनस की तरफ निकल रहा है इसलिए -1 वोल्ट। ये हो गया। अब इसमें वोल्टेज की वैल्यू टोटल कितनी हो गई, अब देखेंगे 4 3 7 5 1 6, यानी कि 7 माइनस 6 बराबर 1 वोल्ट। वोल्टेज की वैल्यू 1 वोल्ट हो गया। अब आई की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना है, आई की वैल्यू निकालने के लिए आई इक्वल टू वी अपन आर कर देंगे। वी की वैल्यू कितनी है, 1 वोल्ट है। आर की वैल्यू कितना है, 7 7 14, 1/54, तो इतना वैल्यू हो गया। इसमें जो वैल्यू है 1/54 एम्पियर। लेकिन देखिए यहाँ पर जो है डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए यह पॉजिटिव वैल्यू आनी चाहिए। तो यहाँ पर देखेंगे ये ऑप्शन जो है इसमें गलत है। इसमें जो ऑप्शन होना चाहिए 1/54 एम्पियर, वो भी पॉजिटिव आना चाहिए। लेकिन यहाँ -54 एम्पियर दिया गया है, इसलिए यहाँ पर मिसप्रिंट है। ये ऑब्जेक्शन के लायक ये क्वेश्चन है, तो इसमें ऑप्शन रॉन्ग है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 143 में देखिए 200 ओम के प्रतिरोध में वोल्टेज मान कितना है जिससे प्रवाहित धारा का मान ये है। अब देखिए वोल्टेज का जो फार्मूला है, वोल्टेज इक्वल टू होता है वोल्टेज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई आर। अगर हम यहाँ आई मैक्स यानी कि 10 एम्पियर है,
आई 10 ये जो दिख रहा है 10 साइन 44 टी मिली एम्पियर, देखेंगे यहाँ पर 10 साइन 44 टी मिली एम्पियर है। तो इसको हम मैक्सिमम करंट पर ही रखते हैं। ये जो वैल्यू 10 दिख रहा है ये आई एम की वैल्यू कितनी है 10 मिली एम्पियर, आई एम इक्वल टू 10 मिली एम्पियर। तो हम ऐसे रख देंगे तो हमें जो इक्वेशन है, क्योंकि देखिए हमें मैक्सिमम वैल्यू के ही कार्डे हमें आंसर ढूंढना होगा, क्योंकि अगर यहाँ पे देखा जाए तो यह इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है। तो इसलिए हमें इसके अकॉर्डिंग अगर हम रखते हैं तो 10 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू कितना है 10 मिली एम्पियर है, पहले 10 मिली एम्पियर 10 पावर -3, आर की वैल्यू है 200। अब 200 में अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा, यानी कि इसका ये जीरो कट गया और ये भी कट गया, यानी कि वी एम इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे वी एम आएगा, वी एम इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इसमें अगर हम इक्वेशन के फॉर्म में अगर हम लिखेंगे वी इंस्टेंटेनियस वोल्टेज इक्वल टू 2 साइन 44 टी, ये आंसर होगा। तो इसलिए इसका जो सही ऑप्शन होगा सी वाला सही है, ये सी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 144। 144 में देखिए 1000 ओम के प्रतिरोध को एक वोल्टेज स्रोत के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एक वोल्टेज स्रोत है, सोर्स है जो 1000 ओम की श्रेणी में जोड़ा जाए, जिसमें 50 मिली एम्पियर की धारा उत्पन्न होती है। प्रतिरोध के साथ एक क्रॉस में वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी। अगर एक रजिस्टर लगाया गया है तो अगर हम इसको डायग्राम अगर हम देखते हैं तो कुछ इस तरीके डिजाइन बनेगा ये। अब यहाँ पर आर की वैल्यू कितना है 1000 ओम है, और यहाँ वोल्टेज की वैल्यू करंट की वैल्यू कितनी है, करंट की वैल्यू 50 मिली एम्पियर है। तो ये अगर 50 मिली एम्पियर है तो अगर हम इस तरीके अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें वोल्टेज, यहाँ हमें पूछा जा रहा है वी की वैल्यू, वी इक्वल टू होता है आई मल्टीप्लाई आर। यहाँ पर हम वैल्यू अगर रख देंगे तो वैल्यू आ जाएगी 50 मल्टीप्लाई 10 पावर -3, आर की वैल्यू कितनी है 1000। अगर 1000 किलो है, यहाँ मिली है, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, तो इसमें 50 वोल्ट वी की वैल्यू आएगा 50 वोल्ट। ठीक, इसका सही ऑप्शन होगा 50 वोल्ट, इसलिए इसका सही ऑप्शन ए वाला होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 145। 145 में देखिए लेड एसिड मोटिव पावर बैटरी की वोल्टेज रेंज क्या होगी। इसमें जो ऑप्शन दे रहा है इसमें 12 वोल्ट से लेकर के 240 वोल्ट होता है। इसमें सही सीधे डायरेक्ट इसको हम याद कर लेंगे और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 146। 146 में उदासीन परमाणु में, अब उदासीन परमाणु में क्या पूछा जा रहा है, इसके जो स्पेस स्थान डैश वैल्यू यहाँ प्लेस है, यहाँ पर क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की संख्या बराबर होती है, यानी कि न्यूट्रल पर एटम तभी होगा जब इस एटम में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की संख्या इक्वल होंगे, तब ये है न्यूट्रल या उदासीन परमाणु के अंतर्गत माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन सी होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 147। 147 में पृथक रूप से यानी कि सेपरेटली एक्साइटेड डीसी जनरेटर के अभिलक्षण को निम्नलिखित में से किसके मध्य आलेखित किया जाता है। अब देखिए यहाँ सिर्फ अभिलक्षण लिखा है, लेकिन ये इसमें कंप्लीट ये क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें ये होना चाहिए कि एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पर बाह्य अभिलक्षण होना चाहिए। तो इसमें जो बाह्य अभिलक्षण के लिए जो होता है, इसका जो सही ऑप्शन होगा ये डी वाला होगा, यानी कि लोड टर्मिनल वोल्टेज, लोड के टर्मिनल वोल्टेज वर्सेज आर्मेचर करंट, इन दोनों के एक क्रॉस में जो ड्रा किया जाता है वो एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। और अगर मान लीजिए इंटरनल अगर कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें तो जनरेटेड ईएमएफ और आर्मेचर करंट के साथ में अगर जो हम
ग्राफ को ड्रा करते हैं, यह इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत आता है। अब देखिए ये है जो ईजी, यानी कि अब देखिए थोड़ा सा लिख के बताएंगे तभी समझ में। जो ईजी की वैल्यू है, ईजी की वैल्यू हमेशा जो है ये है ई नॉट से कम होगी, यानी कि अगर हम जीरो वोल्टेज, अगर हम वोल्टेज टर्मिनल वोल्टेज मेजर करेंगे, इसकी वैल्यू ईजी से थोड़ा ज़्यादा आएगी। तो यानी कि ईजी की वैल्यू थोड़ा सा कम इसलिए हो जाती है क्योंकि उसमें आर्मेचर रिएक्शन की वजह से जो है वोल्टेज कुछ रिड्यूस हो जाता है, इसलिए इसमें ईजी वर्सेज आई ए, ईजी वर्सेज आई ए के बीच में अगर हम ड्रा करेंगे तो ये इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक्स के अंतर्गत माना जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 148। अब 148 को हम देखते हैं क्या है। दिए गए परिपथ में VD का मान क्या होगा। VD यानी कि डायोड के अक्रॉस का वोल्टेज हमें पूछा जा रहा है। अब देखेंगे यहाँ पे ये डायोड है, ये डायोड है। डायोड कौन सा है, सिलिकॉन डायोड है। तो अगर हम कोई डायोड अगर हम लेते हैं सिलिकॉन डायोड, सिलिकॉन डायोड में जो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, यहाँ अगर 8 वोल्ट हो रहा है तो हम सभी कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन हम डायोड के अक्रॉस में अगर सिलिकॉन का है, सिलिकॉन के वोल्टेज अक्रॉस में 0.7 वोल्ट होगा, 0.7 वोल्ट। अगर जर्मेनियम का है तो उसमें जो अगर डायोड होगा उसके अक्रॉस में 0.3 वोल्ट के आसपास में वोल्टेज का ड्रॉप हो जाता है। तो बस उसी के क्रॉस में हम सीधे जो ये है इसी के अकॉर्डिंग हम इसको नोट कर लेंगे। तो इसमें जो सही ऑप्शन है 0.7, अगर सिलिकॉन होता तो 0.3 टिक लगाते, तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है इसमें बी वाला सही होगा, बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 149। क्वेश्चन 149, किसी परमाणु के नाभिक की द्रव्यमान संख्या का योग्य होता है, यानी कि एटॉमिक वेट निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है। एटॉमिक वेट इक्वल टू होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, इन दोनों की संख्या को अगर हम जोड़ देंगे जो वैल्यू आएगी वह एटॉमिक वेट होता है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है डी वाला सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 150। 150 में क्वेश्चन देखेंगे, दिए गए परिपथ में आई का मान ज्ञात करना है। आई कहाँ पर डिनोट किया गया है, यहाँ पर डिनोट किया गया, ये इस वाले रजिस्टर में। अगर यह रजिस्टर इनकम्प्लीट है, यानी कि यह कह सकते हैं ओपन सर्किट कंडीशन में है, तो इसमें करंट की वैल्यू 0 हम मानेंगे। इसमें करंट की वैल्यू कुछ भी नहीं फ्लो होगा, यानी कि वोल्टेज तो हो सकता है लेकिन करंट की वैल्यू 0 होगा, इसलिए इसमें जो सही ऑप्शन होगा ए होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि यह ओपन सर्किट है, तो ये वाला सही होगा। तो बस इस वीडियो को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।